हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेवल इंडिया। मेरा नाम मारूफ है और हम लोग मॉडर्न इंडिया को स्टार्ट कर चुके हैं। तो जो पहला लेक्चर था दैट वाज ऑफ द एडवेंट ऑफ अराइवल ऑफ द यूरोपियंस, हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। एंड पहले लेक्चर में वी हैव टॉक्ड अबाउट द अराइवल ऑफ द पोर्टुगीज। सो इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए वी गोना टॉक अबाउट द अदर यूरोपियंस जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट में आए। सो द नेक्स्ट यूरोपियंस जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए दैट वाज द डच। सो द डच कमर्शियल एंटरप्राइज जो थी, एक्चुअली व्हाट हैपेंड ओवर देयर इज दैट कि इनकी कंपनीज बन रही थी, इनकी कमर्शियल एंटरप्राइजेस बन रही थी जो वॉयेजेस या कह सकते हैं कि सी ट्रेवल कंडक्ट करवा रही थी। और यही सी ट्रेवल कंडक्ट करवाते करवाते दे गॉट हिट बाय इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड दे स्टार्टेड, कह सकते हैं कि कमर्शियल ट्रेडिंग या इन्होंने स्टार्ट कर दी यहाँ पर। सो 1602 में की बात है, स्टेट जनरल नीदरलैंड्स के विद वेरियस ट्रेडिंग कंपनीज के साथ मर्ज करते हैं और फॉर्म करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी पर नीदरलैंड्स की। तो ये बात याद रखिएगा, लॉजिकली हमें एक ही ईस्ट इंडिया कंपनी पता होती है, दैट इज ऑफ द इंग्लिश, बट ईस्ट इंडिया कंपनी आप यहाँ पे फ्रेंच की भी देखेंगे, डैनिश की भी देखेंगे एंड डच की भी देखेंगे, विच इज लाइक इक्वलेंट टू द नीदरलैंड्स। सो 1602 की कहानी है कि जहां पे स्टेट जनरल जो थे उन्होंने नीदरलैंड्स के दे मर्ज्ड विद वेरियस अदर ट्रेडिंग कंपनीज टू फॉर्म द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड्स। इसके बाद की बात है, कंपनी को अथॉरिटी दी गई एज यूजुअल कि वो वेजेस, नेगोशिएशंस, वॉर्स भी अगर होती हैं तो वो भी आराम से कंडक्ट करवा सकते हैं, टेरिटरीज को एक्वायर कर सकते हैं, फोर्ट्रेसेस किलों को बिल्ड कर सकते हैं। इवन द डच स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग देयर ट्रेडिंग सेंटर, पर कहां पे? मसालीपट्टनम के ऊपर 1605 में। तो मेजरली जो डच थे उनका मेजर जो फोकस था वो कोरोमंडल कोस्ट की तरफ था, या कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश उनका मेजर फोकस रहा है। और इन्होंने अपनी पहली सेटलमेंट एस्टैब्लिश की पुलिकट। पुलिकट इज अ लेक राइट नाउ इन आंध्र प्रदेश इन 1610। ठीक है जी। हमने पुर्तगीज का देखा कि पुर्तगीज व्हाट दे डिड इज दैट दे एक्वायर्ड गोवा। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं कि गोवा पहली राजधानी या राज्य बनता है भारत का जो पुर्तगीज ने या किसी यूरोपियन ने एक्वायर किया था। और हम ये डेट बैक करें अलेक्जेंडर के टाइम से। नाउ डच हैज एंटर्ड इंडिया एंड डच ने मसालीपट्टनम को एक्वायर कर लिया है और अपनी सेटलमेंट यहाँ पे एस्टैब्लिश कर ली है नियर द कोरोमंडल कोस्ट 1610 में। इसके बाद डच के बाद जो यूरोपियन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं वो फ्रेंच नहीं थे, वो थे इंग्लिश। एंड इंग्लिश वर द मास्टर्स ऑफ द मास्टर्स। एंड आप देखेंगे आई हैव गिवन यू द रीजन कि अंग्रेज क्यों फाइनली मास्टर्स कहलाते हैं, बिकॉज ऑफ वेरियस यहाँ पे रीजंस थे कि उन्होंने अपने आप को मिलिट्री सुपीरियर साबित किया, नेवल रॉयल नेवल जो ब्रिटेन की थी वो सुपीरियर साबित हुई, उनका स्ट्रैटेजी काफी ज्यादा क्लियर था, वो इतने ज्यादा रिलीजियस उनमें ज़ीलनेस नहीं थी। तो ये वेरियस फैक्टर्स रहेंगे जो ब्रिटेन को सक्सेस देंगे इस पूरे के पूरे सिनेरियो में। सो डच के बाद द नेक्स्ट यूरोपियन जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं दैट डेफिनेटली आर द ब्रिटिशर्स, इंग्लिश। ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की बनती है 1599 में। ठीक है, याद रखिएगा। सो इंग्लिश मर्चेंट, जिन्हें मर्चेंट एडवेंचर कहते हैं, एडवेंचरर्स कहते हैं, वो एक कंपनी फॉर्म करते हैं टू परस्यू क्या करना? ईस्टर्न ट्रेड एंड शेयर इन द हाई प्रॉफिट एंजॉयड बाय द पुर्तगीज। छोड़ दीजिए। 1600 में यहाँ पे चार्टर के थ्रू, दैट द चार्टर वाज प्रोड्यूस्ड बाय द क्वीन एलिजाबेथ I, इन्होंने एक चार्टर इशू किया दिसंबर 31 1600, दैट वाज द टाइम ऑफ द न्यू ईयर, जहां पे ट्रेडिंग राइट्स दिए गए, एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स दिए गए। मतलब जो ट्रेड करेगा, ट्रेड कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करेगी, उनको ये राइट्स दिए गए बाय दिस चार्टर। ठीक है, पहले ये जो राइट्स थे ये 15 साल के लिए इनिशियली दिए गए एंड फाइनली उसके बाद इसे एक्सटेंड कर दिया गया इनडेफिनेटली। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इन्होंने वेस्ट एंड साउथ में अपना दबदबा कैसे बनाया। सो जहांगीर इस टाइम पे मुगल कोर्ट में बैठे हुए जहांगीर थे। इफ आई हैव टू राइट सिक्वेंशियली मुगल रूलर्स का, तो बाबर, बाबर के बाद आपके पास आएंगे हुमायूं, हुमायूं के पास आपके पास आएंगे अकबर, अकबर के पास इट वाज जहांगीर, जहांगीर के पास इट वाज शाहजहां
एंड शाहजहां के बाद इट वाज औरंगजेब। इन फैक्ट द लास्ट मुगल रूलर वाज बहादुर शाह जफर, बट ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि औरंगजेब के बाद देयर वर वेरी वीक सक्सेसर्स। सो जहांगीर के कोर्ट में अराइव होते हैं 1609 में कौन? थॉमस रॉय, कैप्टन हॉकिन। ठीक है, अब पहले भी ये बहुत बार मेरे साथ हुआ है कि ऑन द डिफरेंट सोर्सेस आई वाज टेलिंग अबाउट जहांगीर एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ हेट्रेडनेस टुवर्ड्स दैट, बट अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है रिगार्डिंग दैट, जहांगीर ने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी में अपने कुछ ऐबों के बारे में मेंशन किया है। जहांगीर हिमसेल्फ हैज मेंशन कि उन्हें ड्रिंकिंग एंड गैम्बलिंग की बहुत बुरी लत थी, एंड ये भी हिस्टोरियंस का मानना है कि इसी लत के लिए, इसी लत को पूरा करने के लिए उन्होंने ये फरमान भी दे दिया इजीली टू द इंग्लिश पीपल कि तुम आराम से यहाँ पे ट्रेड कर। सो कैप्टन हॉकिन, थॉमस रॉय जहांगीर के कोर्ट में आएंगे और इनका कहना है कि इन्हें एक फैक्ट्री एस्टैब्लिश करनी है सूरत में। अब अगर सूरत की मैं बात करूं तो सूरत में ऑलरेडी पुर्तगीज बैठे हैं, तो एक अपोज इन्हें मिलेगा, एक रिबेलियन मिलेगा फ्रॉम द पुर्तगीज। सी, इंग्लिश ने ट्रेड करना स्टार्ट किया मसालीपट्टनम, जो कहीं ना कहीं डच उसमें बैठे हुए थे 1611 में, और यहां पर भी फैक्ट्री इन्होंने एस्टैब्लिश कर ली 1616 में। इनकी एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि सूरत में इनसे पहले कौन थे? पुर्तगीज थे। सो 1612 में कैप्टन थॉमस बेस्ट के रीन में दे विल हैव अ वॉर विद द पुर्तगीज, जिसमें ये पुर्तगीज को हरा देंगे। एक सी बैटल होगी सूरत में जिसमें ये पुर्तगीज को हरा देंगे, विच विल फाइनली लीड जहांगीर टू गिव देम द अथॉरिटी, परमिशन देंगे कि आप इंग्लिश फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं सूरत में 1613 में। Peace was established, then they got into peace with the Portuguese. In fact, इन्होंने डच के साथ भी एक अलायंस फॉर्म कर लिया था। Now, the gift of Bombay चार्ल्स II को दिया गया, किंग चार्ल्स II को दिया गया 1662 में, and it was hand over to the East India Company in 1668, becoming ये हेडक्वार्टर भी रहा इनका 1687 तक। Now, अंग्रेज सिर्फ सूरत या मसालीपट्टनम तक नहीं रहे, अंग्रेज डेफिनेटली हैड अ वेरी ब्रॉडर होराइजन था इनका, एंड दे रियली वांटेड टू कम टू द मद्रास। सो इंग्लिश ने प्रिविलेजेस ले ली कि मद्रास में भी ये ट्रेड आराम से कर पाए फ्रॉम सुल्तान ऑफ गोलकंडा, और यहाँ पर इन्होंने 45 फैक्ट्री बना ली मद्रास में 1639 में, जो हेडक्वार्टर बनता है इंग्लिश सेटलमेंट साउथ इंडिया में। इसके बाद जो इनकी नेक्स्ट विजन थी वो थी बंगाल। देखिए दोस्तों, बंगाल पे जो मेजर आपको जो पहले पहले युद्ध दिखेंगे वो मेजर आपको बंगाल में ही दिखेंगे। इसके रीजंस बहुत सारे हैं। क्या है रीजंस इसका? कि बंगाल जो है वो एक बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस और एक सिग्निफिकेंट प्रोविंस है। ठीक है, जब बाकी सारे इंडिया लोकल रूलर्स के अंडर है, लड़ रहे हैं, वॉर से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस टाइम पे बंगाल काफी फर्टाइल है, काफी प्रॉस्पेरस है, एंड इट वाज हैविंग अ लॉट ऑफ ट्रेड, जिसने ल्यूर किया था काफी सारे यूरोपियंस को, एंड द नंबर वन यूरोपियन वर द इंग्लिश मर्चेंट, जिनकी नजर पड़ी थी बंगाल में। सो बंगाल की प्रॉस्पेरिटी, बंगाल का सिग्निफिकेंस को देखते दैट एक्चुअली अट्रैक्टेड इंग्लिश मर्चेंट, क्योंकि ट्रेड और कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा थी बंगाल के पास। सो 1651 में शाह सुजा ने इनको सॉर्ट ऑफ जो सूबेदार थे बंगाल के, उन्होंने इंग्लिश को परमिशन दे दी कि तुम बंगाल में आराम से ट्रेड करे, पर उसके लिए इन रिस्पॉन्स ऑफ इन एक्सचेंज ऑफ दैट आपको एक एनुअल पेमेंट, एनुएशन देनी पड़ेगी। सो अब अंग्रेज यहां तक नहीं रुके, अंग्रेज ने परमिशन देना स्टार्ट कर दिया फॉर द फोर्टिफाइड सेटलमेंट। ठीक है, विलियम हेच जो पहले एजेंट या गवर्नर थे कंपनी के, जो बंगाल में आई, उन्होंने शाइस्ता खान को काफी बार अपील किया, जो मुगल गवर्नर थे, कि हमें एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट चाहिए, जो मुगल्स ने मानी नहीं थी। 1686 में हुगली को साक कर दिया गया बाय द मुगल्स, जिससे काफी ज्यादा अपोजिशन पैदा हो गई इन द ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड ईस्ट इंडिया कंपनी ने रिटेलिएट किया इस बात पे।
नेगोशिएशन, बातचीत के बाद जॉर्ज चरनॉक ने एक ट्रीटी साइन करते हैं मुगल्स के साथ इन 1690, जो अलाउ करता है अंग्रेजों को कि वो एक फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर ले एट द सुल्तानुती। ठीक है, इसके बाद फोर्ट विलियम की अगर बात हो तो अंग्रेजों को परमिशन भी मिल गई कि वो एक जमींदारी सुल्तानुती की ले ले या गोबिंदपुरी की ले ले और कैलीकट की ले ले 1698 में, और यहाँ पर एक 45 सेटलमेंट बना ले जिनको इन्होंने नेम किया फोर्ट विलियम 1700 में, जो इनकी सीट बन जाती है ईस्टर्न प्रेसिडेंसी कैलकट। एंड इंटरेस्टिंगली इनकी कैपिटल भी कैलकटा ही रहती है, जो ये शिफ्ट करेंगे 1911 किंग जॉर्ज के टाइम पर, वीक 5 के टाइम पर टुवर्ड्स दिल्ली। ठीक है, ये पार्टीशन ऑफ बंगाल का कॉन्सिक्वेंस था। सो यहां तक, क्योंकि अभी तो हम ना ही एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं ना ही कंसोलिडेशन पढ़ रहे हैं अंग्रेजों की, तो यही आपको समझने की जरूरत है कि अंग्रेज आए हैं, अंग्रेज जहांगीर के कोर्ट में गए हैं। अंग्रेजों ने पहले, क्योंकि पुर्तगीज डच ऑलरेडी आ चुके हैं, तो अंग्रेजों ने पहले डच को हराया है। मसालीपट्टनम में इन्होंने अपना सेटलमेंट स्टार्ट की है, फैक्ट्री बनाना स्टार्ट किया है 1616 में। उसके बाद सूरत ये अटेन करना चाहते हैं, तो पुर्तगीज इन्हें अपोज करेंगे और ये सी बैटल होगी सूरत में, एंड फाइनली ये हरा देंगे उसे कैप्टन थॉमस वेस्ट के टाइम पर, एंड ये पुर्तगीज से सूरत ले लेंगे, पर फाइनली ये नेगोशिएशन अलायंस बना लेंगे। इसके बाद हमने ये भी देखा कि अंग्रेज यहां तक नहीं रुके, वो साउथ में गए एंड मद्रास को ऑक्युपाई किया उन्होंने। ठीक है, और मद्रास को इन्होंने अपनी प्रेसिडेंसी बनाया साउथ इंडिया में। यहां तक बात नहीं रुकी, ये ईस्टर्न साइड पर गए हैं और बंगाल को इन्होंने अपनी ईस्टर्न प्रेसिडेंसी बनाई है, जहां पे इन्होंने 45 सेटलमेंट भी बना दी, बिकॉज बंगाल वाज अ प्रॉस्पेरस एंड सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। इसके बाद इस लेक्चर पे हमें ज्यादा फोकस अंग्रेजों पे ज्यादा करना नहीं है, बिकॉज और हमें हमारा जो टॉपिक है दैट इज द अराइवल ऑफ द यूरोपियन। तो मेजर हमारा फोकस यही होगा कि कौन कौन से यूरोपियन आए हैं और कौन कौन से इन्होंने जगहों को काबू किया है, एंड रीजन क्या है। फाइनली जो इसको लेक्चर को एंड करता है वो यही करता है कि आप एग्जैक्टली रीजन क्या रहा अंग्रेजों का इसमें मास्टर ऑफ द मास्टर्स निकल कर आने। So the last Europeans which came to India were the French. फ्रेंच बहुत पहले आ जाते, बट डेफिनेटली लेटर पार्ट में ही आए हैं। फ्रेंच ऑल्दो हार्बरिंग अ डिजायर फॉर ईस्ट एशियन कॉमर्स, ये करना चाहते हैं 16th सेंचुरी से, बट दे अराइव वेरी इन द लेटर पार्ट ऑफ द क्वाइट रिलेटिवली लेट एज कंपेयर टू देयर यूरोपियन काउंटरपार्ट्स। इनकी भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी फ्रेंच की। 1664 में लुइस के टाइम पर मिनिस्टर कॉलबर्ट ने एस्टैब्लिश किया था एक ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, जिसे 50 साल का ट्रेडिंग के लिए मोनोपोली मिल जाती है इंडियन एंड पैसिफिक ओशन में। ये कंपनी को रिकॉग्नाइज किया एज द परपेचुअल कंपनी ऑफ द इंडीज इन 1720 और इसे स्ट्रेंथन कर दिया गया अंडर द गवर्नर ऑफ लिनोर एंड डुमास के अंडर। आपको फ्रेंच की हिस्ट्री के बारे में कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है। फ्रेंच आते हैं, उनकी सबसे बड़ी राइवलरी स्टार्ट होती है डच के साथ, और आउटब्रेक भी हो जाता है पीछे से वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन में, जिसे इन्हें अपनी फैक्ट्रीज को छोड़कर जाना पड़ता है सूरत में, मसालीपट्टनम में और बांटम में। 1674 में ये पुडुचेरी, जो पौंडीचेरी उस टाइम पर था, नाउ इट हैज बीन रीनेम्ड एज पुडुचेरी, को फाउंड करते हैं, और पुडुचेरी इनकी सेटलमेंट का एक बहुत प्रमुख हिस्सा बन जाता है। तो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आता है कि पुर्तगीज की सेटलमेंट के बारे में बताइए, तो वो गोवा रहेगी दोस्तों। ठीक है, कोचिन एंड गोवा पे फोकस होगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है अंग्रेजों के बारे में बताइए, तो मसालीपट्टनम, सूरत, मद्रास, बंगाल मैक्सिमम इनके फोकस पे रहेंगे। अगर फ्रेंच के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो आ जाते हैं आपके पौंडीचेरी, जिसे हम आज पुडुचेरी कहते हैं। चलिए, फ्रेंच तक कहानी खत्म नहीं हुई। इसके बाद भी एक यूरोपियन आते हैं जो इतने इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट नहीं थे, दैट इज वाई बहुत सी किताबों ने इनको अवॉइड भी किया हुआ है, दैट वाज द डेन्स। सो डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे डैनिश एशियाटिक कंपनी भी कहते हैं, ये 1616 में फाउंड हुई है 1620 में, और इन्होंने एक फैक्ट्री बनाई
नियर तंजौर में ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया कौन सा? जो बे ऑफ बंगाल के साथ लगता है, दिस वन वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो यहाँ पे तंजौर में इन्होंने फैक्ट्री अपनी लगाई। इनके प्रिंसिपल सेटलमेंट आपको कैलकाटा के टाइम पर के पास मिलेगी। डेनिश फैक्ट्रीज विच वर नॉट इंपॉर्टेंट एट एनी टाइम, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को फाइनली इन्होंने 1845 पर सोल्ड आउट कर ये चले गए थे वापस। सो डेन्स मैक्सिमम यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए नहीं आए थे, इनका मोटिव था क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देना, मिशनरी सेटलमेंट करना। दैट इज व्हाई दे वर वेरी अनसक्सेसफुल ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, बिकॉज जब बात होती है एक न्यू रिलीजन को इंट्रोड्यूस करने की एक अलग से सबकॉन्टिनेंट में, तो डेफिनेटली इट्स अ नॉर्मल रिएक्शन दैट आपको ऑपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। नाउ द लेक्चर एंड्स ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रीजन क्या था अंग्रेजों की सक्सेस का अगेंस्ट इन सब यूरोप में, चाहे वो पुर्तगीज हो, डच हो, फ्रेंच हो, डेन्स। तो पहला रीजन अगर आप देखेंगे, इनकी ट्रेडिंग कंपनी का स्ट्रक्चर, इनके पास एक प्रॉपर बोर्ड मेंबर्स थे, ठीक है, अनलाइक देयर काउंटरपार्ट्स। और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हर साल इलेक्ट होते थे, इनका शेयर होल्ड होता था जो कंसिडरेबली इन्फ्लुएंस करता था पूरी की पूरी कंपनी को। दूसरा, इनके पास थी नेवल सुपरियोरिटी। नेवल सुपरियोरिटी, द रॉयल नेवी ऑफ ब्रिटेन लार्जेस्ट और सबसे एडवांस थी पूरे के पूरे यूरोप में। सो इट वाज वेरी मच क्लियर कि विक्ट्री पाने में इन्हीं की होगी। इन्होंने डिफीट ऑफ द स्पेनिश आर्माडा एंड फ्रेंच को भी हराया ट्रेफलगार में। सबसे थर्ड पॉइंट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और इस बार इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में हमें एक किताब में भी पता चला है, जिस किताब को हम पॉपुलरली कहते हैं पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल। ये किताब किसने लिखी है? द ग्रैंड सन ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरू ने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी प्रपोज की है। तो कहा क्या है कि जब अंग्रेज यहाँ पर आए हैं तो पैरेलल यूरोप में चल रहा है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है तो इसका मतलब कि बहुत सारी इन्वेंशंस हो रही हैं, बहुत सारी एडवांसमेंट्स हो रही हैं, चाहे वो टेक्सटाइल हो, मेटलर्जी हो, स्टीम पावर हो या हो एग्रीकल्चर। इनकी मिलिट्री स्किल और डिसिप्लिन की अगर बात करें तो इसने इनको इवन की एज दिया था 1857 की फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। इनके पास ऑफिशियल्स हाईली डिसिप्लिन थे, हाईली ट्रेन थे, ब्रिटिश कमांडर स्ट्रेटेजिक पावर्स को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, इनोवेटिव टेक्निक्स को इंप्लीमेंट करते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को कंबाइन कर स्मॉलर ग्रुप ऑफ ब्रिटेन कैन फाइट द लार्जर आर्मीज या लार्जर मैन। इसके अलावा स्टेबल गवर्नमेंट एज कंपेयर टू देयर काउंटरपार्ट्स, इनके ब्रिटेन में हमेशा से स्टेबल गवर्नमेंट रही। दे हैड अ वेरी हाई रिस्पेक्ट फॉर द मोनार्की एंड दे वर क्वाइट स्टेबल एज कंपेयर टू देयर अदर काउंटरपार्ट्स। कभी भी पॉलिटिकल अपहीवल कुछ खास देखने को हमें नहीं मिला। ब्रिटेन ने हमेशा एंजॉय किया है एक सॉर्ट ऑफ स्टेबल गवर्नेंस, जहां पे इनके पास एफिशिएंट मोनार्क्स रहे, चाहे वो एलिजाबेथ है, चाहे वो विक्टोरिया है या किंग जॉर्ज है। फ्रांस की अगर हम बात करें इन पर्टिकुलर में, उसे तो काफी टर्बुलेंट पीरियड देखा ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। दैट इज व्हाई फ्रेंच को अपनी सारी की सारी फैक्ट्रीज अंग्रेजों को बेचकर वापस आना पड़ा था। वेरी दिस पॉइंट हैज अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस कि जब ये आए तो इन्होंने रिलीजन के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया। जैसे कि डच की बात करें या डेन्स की बात करें, वो आके ही क्रिश्चियनिटी को फैलाने लगे, इवन के पुर्तगीज भी ये करने लगे। अंग्रेजों में इतनी एंथुसियास्टिक नहीं थे ये, एंड दे वर क्वाइट स्ट्रैटेजिक। ये इनका एक कह सकते हैं कि अपर हैंड था, ये बहुत स्ट्रैटेजिक थे। इन्हें पता था एक ऐसी कंट्री जहां पे ऑलरेडी दो रिलीजन्स पैरेलल चल रहे हैं, हिंदूज एंड मुस्लिम, ऑलरेडी दे आर एट वॉर विद ईच अदर, वहां पर एक नया रिलीजन इंट्रोड्यूस करना इज नॉट अ राइट टाइम। सो इसीलिए जब ये आते हैं तो ज्यादा ये एंथुसियाज्म रिलीजन के ऊपर शो नहीं करते, ये ज्यादा एंथुसियाज्म ट्रेडिंग सेंटर्स की एफिशिएंसी या टेरिटरीज को एक्वायर करने पर अपना ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है जी, जिससे ये ज्यादा टॉलरेंट बन जाते हैं बाय द पॉपुलेशन ऑफ इंडियंस। इसके अलावा अगर हम देखें, इज इट अ लास्ट वन? नो। यूज ऑफ डेट मार्केट। यूज ऑफ डेट मार्केट का मतलब
कि सक्सेसफुली ब्रिटिश ने यूटिलाइज किया, उधार उठाए मार्केट से अपनी वॉर को फंड करने के लिए, स्पेशली फ्रॉम द बैंक ऑफ इंग्लैंड. So they paid a lot of high salaries to the governors and officials, which actually made them very very loyal towards the government. So ये सारे factors थे जो कह सकते हैं कि जिन्होंने एज दिया ब्रिटिशर्स को ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. सो यू ऑलरेडी मैंने इस क्वेश्चन के बारे में आपसे बात की थी कि यूपीएससी 2025 में इसी साल में ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक. इन फ्रूट्स को कंसिडर करिए, पपाया, पाइनएप्पल एंड गावा. आपको बताना है कि इनमें से कौन से फ्रूट्स हैं, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं जो पुर्तगीज ने इंट्रोड्यूस किए हैं भारत में. ऑन द राइट आंसर इज ये तीनों के तीनों इंट्रोड्यूस्ड है, जस्ट अ मिनट, ये तीनों के तीनों इंट्रोड्यूस्ड हैं बाय द पुर्तगीज. सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. सो विद दिस लेक्चर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हम एंड करते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस को, and we'll move forward with the lecture number 3 that will focus on the expansion and consolidation of the English. तो अब हमारा सारा का सारा फोकस रहेगा अंग्रेजों पर और अंग्रेजों की विजेता पर ओवर द इंडिया. सो आई होप कि इन दोनों पार्ट्स में यू गॉट टू नो कि हाउ द यूरोपियंस केम ओवर हियर, what were their motives and how actually they developed and why अंग्रेज ही रह गए और बाकी सबको जाना पड़ा from this land. So we'll meet in the lecture number 3. Till then, take care and bye bye.